हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम लोकसभा के बारे में अच्छे से समझेंगे, जिसका विवरण आर्टिकल 81 और कुछ आर्टिकल्स और भी हैं। हम लोकसभा के बारे में सब कुछ समझेंगे। लोकसभा, इसका मीनिंग, कॉम्पोजिशन, इसके फंक्शंस, पावर, इसमें जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर जिसको बोलते हैं वो, और बाकी जितनी भी चीज़ें लोकसभा के बारे में है, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, जो भी है वो सारा कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्लियामेंट के बारे में समझा था और साथ में राज्यसभा के बारे में हमने वीडियो बनाई थी। तो अगर आपने हमारी वो वीडियोस भी नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को भी वो ज़रूर देखें। ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं कि लोकसभा होती क्या है, व्हाट इज़ लोकसभा, व्हाट इज़ हाउस ऑफ पीपल, व्हाट इज़ लोअर हाउस, व्हाट इज़ पॉपुलर हाउस इन द इंडिया, तो आप लिखोगे कि लोकसभा इज़ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और इंडियन पार्लियामेंट। लोकसभा इंडियन पार्लियामेंट का एक हाउस है। वी नो दैट इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट 2 हाउसेज एंड 1 प्रेसिडेंट। द 2 हाउसेज आर राज्यसभा एंड लोकसभा इज़ वन ऑफ देम। आप लिखोगे कि इन इंडिया द पार्लियामेंट इज बाईकैमरल। बाईकैमरल मीन्स देयर आर 2 हाउसेज, 1 हाउस रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड अदर हाउस दैट इज लोकसभा रिप्रेजेंट्स द पीपल। तो लोकसभा पार्लियामेंट का वो हाउस है, वो सदन है जो लोगों को रिप्रेजेंट करता है। लोकसभा, लोगों की सभा, लोग खुद वोट डालते हैं अपने प्रतिनिधियों को और वो फिर आगे आकर लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये है लोकसभा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा व्हाट इज लोकसभा। अब लोकसभा की कंपोजिशन क्या है आर्टिकल 81 में। मेरे दोस्तों, मैं आपको लोकसभा पहले कंपोजिशन बताऊंगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अलो करी है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अभी करंट में क्या कंपोजिशन है, करंट में कितने मेंबर हैं लोकसभा के। तो आर्टिकल 81 बोलता है कि लोकसभा में मैक्सिमम 552 लोग हो सकते हैं। देयर कैन बी मैक्सिमम 552 मेंबर्स इन द लोकसभा। 552 में 550 इलेक्टेड हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है और 2 लोग हैं नॉमिनेटेड जिनको नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये 2 लोग कौन होते हैं? ये होते हैं फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। बच्चों, इसके बारे में कुछ चेंजेस भी हुए हैं, वो अभी बताऊंगा आपको। फिलहाल आप अभी करंट तो ये जो मैं आपको कंपोजिशन बता रहा हूँ ये करंटली अभी भी है, तो बताएंगे क्या चेंजेस हुए हैं और क्या चेंजेस हैं। वो जो 550 लोग इलेक्ट किए जाते हैं, इन लोगों का इलेक्शन भारत के लोग, स्टेट्स के लोग, यूनियन टेरिटरीज के लोग डायरेक्टली वोट डालकर करते हैं। तो इसमें 530 जो है वो स्टेट में से आते हैं। 530 लोगों को हर एक स्टेट में 4, 5, 15, 20, जैसे हिमाचल प्रदेश में 4 लोग लोकसभा के जाते हैं, तो हर एक स्टेट से कुछ लोग आगे आते हैं। 530 टोटल स्टेट से जा सकते हैं और 20 लोग यूनियन टेरिटरी से जा सकते हैं। 550 हो गए टोटल इलेक्टेड मेंबर और 2 प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ये बच्चों मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अलो करी है। इससे ज़्यादा लोग हम लोकसभा में नहीं ला सकते। इससे ज़्यादा लोग अगर आप लाना चाहते हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में पहले चेंज लाना पड़ेगा, अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। तो ये तो हो गया हमारी जो अभी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। अब मेरे दोस्तों, मैं अगर एंग्लो इंडियन की बात करूं तो एंग्लो इंडियन के रिगार्डिंग अभी रिसेंटली 2020 में 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया है और उसमें बोला गया है कि जो एंग्लो इंडियन के 2 लोगों को रिजर्वेशन दी जाती है, वो रिजर्वेशन अब 2024 तक जो लोकसभा है, 19 में इलेक्शन हुए लोकसभा के ना, 24 तक जो लोकसभा विद्यमान है इसमें तो जो रिजर्वेशन है वो रहेगी, पर 24 के बाद ये रिजर्वेशन खत्म हो जाएगी। अब 24 के बाद मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की 550 ही रहेगी। 2 लोग अब प्रेसिडेंट नॉमिनेट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक और बात बता दूं यहाँ पे कि जो प्रेसिडेंट 2 लोग नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, तो वो
प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो नॉमिनेट कर सकते हैं अगर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी यहाँ पर इलेक्शन में उनको रिप्रेजेंटेशन ना मिले। हो सकता है कि कोई एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इलेक्शन लोकसभा का फाइट करे और आगे आ जाए, और भी कोई एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव आगे आए, तो अगर तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी यहाँ इलेक्शन के जरिए आगे आ रही है फिर तो इसका मतलब ही पैदा नहीं होता। पर अगर नहीं आती है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो रिजर्वेशन, 2 लोगों को रिजर्वेशन यहाँ पे दी गई है। पर ये जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न है अब 2020 में जो अमेंडमेंट आई है उसके जरिए ये डिसाइड कर लिया गया है, सेटल डाउन कर लिया गया है कि 2024 तक तो ये रिजर्वेशन रहेगी जो भी एग्जिस्टिंग लोकसभा है। पर 24 के बाद जब भी इलेक्शन होंगे लोकसभा के 24 में, तो ये वाला जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है ये रिजर्वेशन खत्म हो जाएगी। हाउएवर इसी अमेंडमेंट के जरिए बोला गया कि लोकसभा में जो SC ST रिजर्वेशन है वो कंटिन्यू अभी भी रहेगी। मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 के सब क्लोज 2 में डिफाइन करी गई है। आर्टिकल 366 के 2 में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को डिफाइन किया गया है और ये बोला गया है इस आर्टिकल में कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मतलब उस कम्युनिटी से है जिसके फादर या फोर फादर जो थे वो यूरोप की किसी कंट्री में से थे। जनरली हम एंग्लो इंडियन पता किसको मानते हैं, इंग्लैंड के लोग जो इंडिया में आए, यहाँ शादी करी, बच्चे पैदा किए, तो हम ऐसे लोगों को बोलते हैं जो यहाँ सेटल हो गए, बाद में उनके बच्चे यहीं पे रहते हैं, उनको हम एंग्लो इंडियन बोलते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन काफ़ी वाइड है। इसमें ये बोला गया है कि यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ के लोग इंडिया में आए थे और यहाँ पे शादी कर बच्चे पैदा किए थे, वो सभी लोग क्या माने जाएंगे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के माने जाएंगे, जिनके फादर या फोर फादर यूरोप की किसी एक कंट्री में से थे। आपको यहाँ पे बता दूं कि जो आर्टिकल 331 है कॉन्स्टिट्यूशन का, 333 है, 334 है, ये सभी आर्टिकल जो थे वो एंग्लो इंडियन की रिजर्वेशन से ही डील करते थे लोकसभा में, विधानसभा में। पर अब जैसे कि 104 अमेंडमेंट पास हुआ है तो इसके जरिए ये रिजर्वेशन खत्म हो गई है। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा बच्चों। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि लोकसभा की करंट में क्या कंपोजिशन है, करंट में कितने मेंबर है लोकसभा के इंडिया में। तो मेरे दोस्तों अब अगर मैं करंट कंपोजिशन की बात करूं, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की हो सकती है, मैक्सिमम कंपोजिशन क्या है मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैं करंट कंपोजिशन की बात करूं, इस टाइम पर टोटल 545 मेंबर हैं लोकसभा के। 545 में से 530 स्टेट से गए हुए हैं इलेक्ट होकर और 13 लोग यूनियन टेरिटरी से गए हुए हैं इलेक्ट होकर। ये दोनों इलेक्टेड मेंबर्स हैं। इलेक्टेड मेंबर्स कितने हुए, 543 अभी करंट में। और करंट में 2 लोग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नॉमिनेट किए हैं। दिस इज द करंट कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। अब मेरे दोस्तों हम समझेंगे कि लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे बनती हैं और साथ में बाकी भी लोकसभा के फंक्शंस, पावर, ड्यूरेशन, स्पीकर, तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहें। अब मेरे दोस्तों हम बात करेंगे कि लोकसभा से जो वेरियस स्टेट्स से लोग आगे इलेक्ट होकर जाते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे बनती हैं। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड रीएडजस्टमेंट ऑफ द सीट्स आफ्टर एवरी सेंसस। तो मैंने क्या बोला आपको कि जितने भी स्टेट्स हैं उनमें प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं। किसी स्टेट में 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, किसी में 10 बनती हैं, किसी में 15 बनती हैं। ये डिपेंड करता है स्टेट की पॉपुलेशन के ऊपर। जितना स्टेट छोटा होगा उतनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज कम बनेंगी, जितना स्टेट बड़ा होगा उतनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ज़्यादा बनेगी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये डिसाइड करता है, ये सेटल डाउन करता है कि हर एक स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाएगा पॉपुलेशन के बेस पर, और वहां से फिर एक एक बंदा इलेक्ट होकर आगे लोकसभा में जाएगा। और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया आर्टिकल 82 में कि जब भी जनगणना होगी आफ्टर ईच सेंसस हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीएडजस्ट करेंगे द्वारा से, क्योंकि पॉपुलेशन तो स्टेट की ऑब्वियस ही बात है लगातार बढ़ती जा रही है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बड़ी की संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो ये 82 सेक्शन में बोला, आर्टिकल में बोला गया है कि हर एक सेंसस जब जनगणना होगी 10 साल के बाद तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सीट्स को चेंज करेंगे। पर मेरे दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये जो प्रोविज़न है 2026 तक इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 2026 के बाद जब जनगणना होगी तो उसके बाद सीट्स को चेंज किया जाएगा। जब तक 2026 के बाद फर्स्ट
जनगणना नहीं होती, जो कि 2031 में होनी है, तब तक लोकसभा की सीट्स जो जिस स्टेट को मिली है उतनी ही रहेगी। ये बात आप ध्यान रखें। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी यही था मेरे दोस्तों, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी जो वोट की वैल्यू गिनी जाती है कि कितनी एमएलए के वोट की वैल्यू होगी, कितनी एमपी के वोट की वैल्यू होगी, वो 1971 में जो जनगणना हुई थी उसी की पॉपुलेशन के बेस पर हम वोट की वैल्यू अभी तक निकालते हैं। अगर अभी हम करंट पॉपुलेशन के बेस पे वोट की वैल्यू निकालें प्रेसिडेंट की, तो वो वैल्यू तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कुछ स्टेट की पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन हम अभी भी सेंसस 1971 का ही फॉलो करते हैं। 2026 के बाद उसमें चेंजेस हो सकते हैं। अब मेरे दोस्तों 2026 के बाद क्या चेंजेस पक्का होंगे, ये पूरा डिसाइड नहीं है, पक्का सेटल नहीं है, पक्का नहीं है। हो सकता है 2026 में पार्लियामेंट अमेंडमेंट लाकर ये बोले कि जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी है स्टेट की वो वही रहेंगी। हिमाचल की 4 है तो 4 ही रहेंगी, पंजाब की जितनी है उतनी रहेंगी, जब तक कि 2050 के बाद सेंसस नहीं आता। ऐसा भी तो हो सकता है। तो क्योंकि अगर चेंजेस करनी है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बढ़ाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, फिर लोकसभा की जो सीट्स है वो बढ़ानी पड़ेंगी, अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, काफ़ी लंबा चक्कर पड़ेगा। तो हो सकता है इसको एज इट इज रखें, पक्का नहीं है, जो पार्लियामेंट करेगी वही फाइनल होगा। अब अगला आता है कि इलेक्शन कैसे होता है लोकसभा के मेंबर्स का। तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बोला कि लोकसभा के मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट भी किए जाते हैं और 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं। हाउएवर ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की रिजर्वेशन अब तो खत्म ही हो गई है। अब 2024 के बाद जो भी लोकसभा आएगी वहाँ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नाम के जो नॉमिनेट लोग हैं वो नहीं हो सकते। ये तो लॉ ने डिसाइड कर दिया है। पर इलेक्शन जो इलेक्टेड मेंबर है वो तो है। इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन में टोटल जो है टोटल स्ट्रेंथ 552 है, 550 का इलेक्शन होता है, 530 का इलेक्शन स्टेट में से होता है और 20 का इलेक्शन यूनियन टेरिटरीज में से होता है। तो जो स्टेट के लोग आगे आते हैं लोकसभा में इलेक्ट होकर, उनका इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट मतलब लोग खुद जाके वोट डालते हैं। अगर मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर एग्जांपल कांगड़ा है या व्हाटसोएवर मंडी है, तो जाके मैं खुद अपने प्रतिनिधि को वोट डालूंगा। डायरेक्ट इलेक्शन होगा। अडल्ट फ्रेंचाइज इसका मतलब है कि जो पर्सन 18 साल से ऊपर की उम्र का है उसका वोटर कार्ड बन जाएगा और उसके पास राइट होगा वो जितना जो भी पर्सन खड़े हैं उनमें से अपने चॉइस के बंदे को वोट डाल सके। तो स्टेट में इलेक्शन कैसे होंगे, डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। अडल्ट फ्रेंचाइज का सिस्टम फॉलो किया जाएगा। अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो यूनियन टेरिटरी में पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि पार्लियामेंट लॉ बनाकर डिसाइड कर सकती है कि यूनियन टेरिटरी के इलेक्शन कैसे होंगे। तो इसके रिगार्डिंग पार्लियामेंट ने 1965 में लॉ बनाया था जिसका नाम था यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1965। और इस एक्ट के अनुसार जो यूनियन टेरिटरी के 20 लोग हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 20 है, वैसे तो 13 ही आते हैं अभी तक, तो उनको इलेक्ट किया जाता है। आई होप मेरे दोस्तों आपको इलेक्शन भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब मेरे दोस्तों अगर मैं लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो इसका विवरण आर्टिकल 84 में किया गया है। आर्टिकल 84 में राज्यसभा या लोकसभा आपने किसी का भी मेंबर बनना है, दोनों की क्वालिफिकेशन बताई गई हैं। आर्टिकल 84 ये बोलता है कि अगर पर्सन लोकसभा का मेंबर बनना चाहता है, लोकसभा का इलेक्शन फाइट करना चाहता है, तो पहली बात वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरी बात 25 साल या उससे ज़्यादा की उसकी एज होनी चाहिए। तीसरी बात वो सारी की सारी क्वालिफिकेशंस वो पोजेस करता हो जो क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट ने लॉ बनाकर डिसाइड करी हैं। तो हमारे देश में पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बनाया है, 1950 बनाया है। और इस एक्ट के अंडर एक जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि जो लोकसभा का इलेक्शन फाइट करना चाहता है वो खुद किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में एज ए वोटर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन भी पर्सन पोजेस करता हो। इसके साथ ही मेरे दोस्तों अब मैं डिसक्वालिफिकेशन की बात करूं कि कौन लोकसभा का मेंबर नहीं रह सकता या लोकसभा का इलेक्शन फाइट ही नहीं कर सकता, तो ये 102 आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 102 आर्टिकल ये बताता है। राज्यसभा की रिगार्डिंग भी आर्टिकल यही है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चों डिसक्वालिफिकेशन जो है मैं यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। एक तो डिसक्वालिफिकेशन ये है कि पर्सन कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता हो तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। पर्सन पागल हो, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, तो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। पर्सन इज एक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। अगर पर्सन वॉलंटरली उसने दूसरे स्टेट की सिटीजनशिप ले ली है या इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी है तो भी वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा, वो लोकसभा का मेंबर नहीं रह सकता। या अगर पर्सन एंटी डिफेक्शन के अंडर आ जाता है,
एंटी डिफेक्शन का मतलब क्या है कि वो दल बदल कर लेता है, एक पार्टी से लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और दूसरी पार्टी में सम्मिलित हो गया इलेक्शन लड़ने के बाद, तो वो फिर उसका जो है वो सत्ता उसकी चली जाएगी, वो लोकसभा का मेंबर नहीं रह सकता, वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। और इसके साथ साथ बोला गया है कोई भी डिसक्वालिफिकेशन जो पार्लियामेंट ने लॉ के जरिए डिसाइड करी हो, तो पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बनाया है, उसमें कुछ एक डिसक्वालिफिकेशन है, जैसे कि अगर पर्सन कन्विक्ट हुआ हो किसी भी ऑफेंस में जो मॉरल टर्पिट्यूड के रिगार्डिंग ऑफेंस उसका, या कोई पर्सन है उसको 2 साल उससे ज़्यादा की जेल हुई हो, या कोई पर्सन है जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता हो, किसी कंपनी का डायरेक्टर हो जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 25% से के शेयर हैं, या पर्सन जो है वो उसको किसी ऑफिस से डिसमिस किया गया हो करप्शन की वजह से, तो ये कुछ एक डिस्क्वालिफिकेशंस है बच्चों। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 जिसमें हमारा बेसिकली यूनियन के बारे में सारा आता है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे टॉपिक है, इमरजेंसी, हमारी अमेंडमेंट, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर हमारे पास बड़े अच्छे नोट्स बने हुए हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप के नंबर 9816492276 पर आप हमें मैसेज कर सकते हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। नोट्स पेड हैं, फ्री नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे मैसेज करने के बाद बोलते हैं कि सर फ्री में नोट्स दे दीजिए, तो नोट्स पेड हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हो सिस्टमेटिक मैनर में प्रॉपर नोट्स, तो आप हमें इस व्हाट्सएप मैसेज में मैसेज करके कॉस्ट पूछकर वो पे करके नोट्स भी ले सकते हो। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, वीडियो को लाइक कर दें जरूर। अब आगे चलते हैं। तो मेरे दोस्तों अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा का एक अपना स्पीकर होता है जिसको कि हिंदी में अध्यक्ष बोलते हैं। लोकसभा का जो स्पीकर है वो लोकसभा की मीटिंग्स को प्रिजाइड करता है। जो लोकसभा का सेशन चलता है, जैसे राज्यसभा में जो प्रिजाइड करते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे लोकसभा का एक स्पीकर होता है जो लोकसभा का ही मेंबर होता है, जिसको लोकसभा ने खुद जो है वो इलेक्ट किया होता है। मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लोकसभा का स्पीकर, इसकी काफ़ी पावर भी है। अगर कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन राइज होता है कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है, तो ये बिल मनी बिल है या नहीं है, इसको डिसाइड करने की अंतिम पावर लोकसभा के स्पीकर के पास ही है। द स्पीकर इज द लास्ट अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर बिल इज मनी बिल और नॉट। तो स्पीकर जो है लोकसभा का, वो ज्वाइंट सिटिंग जो होती है, जो लोकसभा और राज्यसभा की कभी ज्वाइंट सिटिंग अगर प्रेसिडेंट बुलाते हैं, कब बुलाते हैं मैंने पहले भी बताया है, जब कभी एक जो बिल है वो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा पास ही नहीं करती है, रिजेक्ट कर देती है, डेड लॉ क्रिएट हो जाता है। लॉ बनाना है पर लोकसभा बोल रही है यस, राज्यसभा मना कर रही है, या राज्यसभा बोल रही है यस, लोकसभा मना कर रही है, तो हमारे जो प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं, दोनों हाउसेज का ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं, दोनों को इकट्ठे बिठाते हैं और फिर डिस्कस करते हैं बिल को लेकर। तो जब ज्वाइंट सेशन होता है तो उसको भी प्रिजाइड कौन करता है, स्पीकर। याद रखें क्वेश्चन आते हैं कि ज्वाइंट सेशन को बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट बुलाता है, पर उस ज्वाइंट सेशन को प्रिजाइड कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर प्रिजाइड करता है। मेरे दोस्तों जो स्पीकर है लोकसभा का, इसको इसके ऑफिस से रिमूव भी किया जा सकता है। रिमूव कैसे होगा, तो रिमूव करने के लिए लोकसभा खुद रिमूव कर सकती है, मेजॉरिटी से रिमूव कर सकती है, कोई सिंपल मेजॉरिटी से नहीं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी से। और एक और बात आपको बता दूं कि अगर लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाती है, लोकसभा आज डिसॉल्व होगी, फिर भी स्पीकर अपने ऑफिस में रहता है जब तक कि नई लोकसभा बन ना जाए और पहली मीटिंग शुरू ना हो जाए लोकसभा की, और नया स्पीकर ना अपॉइंट हो जाए, इलेक्ट ना हो जाए। तो स्पीकर बेशक लोकसभा डिसॉल्व हो जाए फिर भी वो अपने ऑफिस में रहता है, और जब नई लोकसभा आएगी, फर्स्ट मीटिंग होगी, तभी अपना ऑफिस छोड़ेगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब स्पीकर के बाद पढ़ लेते हैं कि लोकसभा की पावर्स क्या क्या हैं और ड्यूरेशन कितना है लोकसभा का। तो मेरे दोस्तों अगर मैं लोकसभा की ड्यूरेशन की बात करूं तो जनरली अगर लोकसभा बन जाती है तो वो 5 साल तक रहती है। 5 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन कभी कभी 5 साल खत्म होने से पहले भी इट कैन बी डिसॉल्व बिफोर द 5 ईयर आल्सो। 5 साल अभी पूरे नहीं हुए, जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो 13 दिन ही सरकार चली थी, लोकसभा 13 दिन के अंदर ही डिसॉल्व हो गई थी। तो कभी कभी 5 साल खत्म होने से पहले भी लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। बहुत से एग्जाम्पल हिस्ट्री में आप देख सकते हैं। और अगर नेशनल इमरजेंसी देश में प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर करी है तो लोकसभा का ड्यूरेशन 1 साल बढ़ाया भी जा सकता है, जैसा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1970s के दौरान किया था। नेशनल इमरजेंसी लगाकर अपनी लोकसभा का ड्यूरेशन 1 साल बढ़ा लिया था, जब श्रीमती इंदिरा गांधी का इलेक्शन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जरिए
गलत सिद्ध हो गया था कि गलत तरीके से इलेक्शन फाइट हुआ है और ये कैंसिल घोषित हो गया था, तो लोकसभा को बढ़ा दिया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1 साल के लिए। तो लोकसभा का ड्यूरेशन जनरली कितना होता है 5 साल, लेकिन इसको 5 साल से पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है, और अगर इमरजेंसी लग जाती है देश में तो इसका ड्यूरेशन 1 साल बढ़ाया जा सकता है। आज 5 साल खत्म हो रहा है, 1 साल तक और लोकसभा वो बढ़ सकती है। अब आगे आता है कोरम, कि लोकसभा की अगर आपने मीटिंग चलानी है, सेशन चलाना है, तो कितने लोगों का आना अनिवार्य है, कितने लोग आने ही चाहिए, कितना कोरम जरूरी है। तो 1/10 सेम एज राज्यसभा, राज्यसभा की 1/10 है, लोकसभा का भी टोटल मेंबर्स के 1/10 लोग आ जाएं तो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स चलाई जा सकती हैं। अब लास्टली हम पढ़ेंगे लोकसभा की पावर्स। तो मेरे दोस्तों अब लास्ट में पढ़ेंगे कि लोकसभा की पावर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहली पावर है लेजिस्लेटिव पावर, लॉ बनाने की पावर। तो हमें पता है कि देश में सेंटर लेवल पर लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट, सेंट्रल पार्लियामेंट लॉ बनाती है। पर पार्लियामेंट के 2 ऑर्गन है, एक है 2 हाउसेज हैं, एक है राज्यसभा और एक है जो है वो दूसरा जो है लोकसभा। तो लोकसभा का लॉ बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। लोकसभा की लेजिस्लेटिव पावर कहीं ना कहीं राज्यसभा से ज़्यादा भी है। अगर मैं ऑर्डिनरी बिल की बात करूं, ऑर्डिनरी बिल जिसका विवरण आर्टिकल 107 में किया गया है, वो ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है, राज्यसभा में भी शुरू हो सकता है, लोकसभा में भी शुरू हो सकता है, और जब दोनों हाउसेज में पास हो गया तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और एक्ट बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। लेकिन अगर बात मनी बिल की जाती है, फाइनेंशियल बिल की करी जाती है, तो मनी बिल सबसे पहले लोकसभा में ही इनिशिएट हो सकता है, राज्यसभा में शुरू में इनिशिएट नहीं हो सकता। जब लोकसभा पास करेगी तब राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा की पावर कोई खास पावर नहीं है। राज्यसभा उस मनी बिल को केवल 14 डेज 14 दिन तक रोक सकती है, होल्ड कर सकती है। आफ्टर 14 डेज तो मनी बिल जो है वो अपने आप पास हुआ माना जाएगा, राज्यसभा ने पास कर दिया है। तो लोकसभा की लेजिस्लेटिव पावर कितनी ज़्यादा है राज्यसभा से। यहाँ तक मेरे दोस्तों, अगर ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल में लोकसभा और राज्यसभा में डेड लॉक पैदा हो जाता है। फॉर एग्जांपल, लोकसभा ने बिल पास किया, पास हो गया, राज्यसभा में बिल गया, राज्यसभा में पास नहीं हो रहा है, डेड लॉक क्रिएट हो जाता है। 6 मंथ हो गए, राज्यसभा बिल को अपने पास लेकर बैठी है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे, लोकसभा राज्यसभा की ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे। 108 आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 108 के अंदर ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन। और इस ज्वाइंट सेशन में हमेशा लोकसभा का पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि लोकसभा की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये ज़्यादा पॉपुलेटेड हाउस है, ज़्यादा इसमें पॉपुलेशन है। तो ज्वाइंट सेशन में बस ये देखते हैं जो टोटल लोग हैं उसका 50% किसकी तरफ है। तो लोकसभा का तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, राज्यसभा से डबल स्ट्रेंथ है अबाउट। तो लोकसभा का पलड़ा यहाँ पे ज़्यादा भारी रहता है, लोकसभा के 50% लोग ज़्यादा होते हैं यहाँ पे एज कम्पेयर टू राज्यसभा। तो लेजिस्लेटिव पावर लोकसभा के पास बहुत ज़्यादा है। दूसरी एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर तो लोकसभा के पास है ही है। एग्जीक्यूटिव का मतलब जो हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, और ये सारे कहीं ना कहीं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो लोकसभा बनती है, लोकसभा से ही गवर्नमेंट बनती है। अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो गवर्नमेंट नहीं रह सकती। लोकसभा का विश्वास लेना पड़ता है गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को। तो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है लोकसभा। लोकसभा के पास एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने की बहुत पावर्स हैं। उसके बाद फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर में भी लोकसभा का पलड़ा राज्यसभा से ऊपर है। जो मनी बिल है वो लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा मनी बिल को केवल 14 दिन तक रोक सकती है। फाइनेंशियल पावर भी लोकसभा के पास ज़्यादा है। अगर बात की जाती है अमेंडमेंट की, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर लोकसभा को ही उतनी पावर है जैसे राज्यसभा को है। कोई भी बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पहले एक हाउस में जाता है, फिर दूसरे हाउस में जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर लॉ बन जाता है। तो अमेंडमेंट को लेकर लोकसभा की पावर राज्यसभा के समान बिल्कुल इक्वल पावर है। अगर बात की जाती है इलेक्टोरल की, तो लोकसभा इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करती है। किसके इलेक्शन में? प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना हो या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना हो, इसमें जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है वो राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर से बनता है। तो लोकसभा के जो लोग हैं, जो इलेक्टेड मेंबर है लोकसभा के, वो इनके इलेक्शन में ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो लोकसभा के पास इलेक्टोरल फंक्शन भी है। लास्ट है जुडिशियल फंक्शन। तो लोकसभा के पास जुडिशियल फंक्शन भी है, किस सेंस में है कि हमारे देश के जो प्रेसिडेंट हैं उनको इम्पीच करना हो तो लोकसभा में भी रिजोल्यूशन शुरू हो सकता है, मूव हो सकता है, शुरू में इनिशिएट हो सकता है।
अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करना है, हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करना है, तो इम्पीचमेंट किसी भी हाउस से शुरू हो सकती है। तो लोकसभा का यहाँ बिल्कुल इक्वल पावर है राज्यसभा की तरह। आई होप मेरे दोस्तों आपको लोकसभा के बारे में सब कुछ डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी जरूर करें। अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कोई भी अमाउंट जो आपको ठीक लगे। थैंक यू सो मच जो हमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और हमारा हौसला बढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस। नमस्ते।